में 2.7 सॉरी 2.7 जो है मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर, माइक्रो कर्नल, लेयर्ड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड मॉड्यूल्स, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वो आप पढ़िए। और एक जो है 1.12 वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है 1.12, लेकिन आप पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। So we cannot see your screen. यस प्लीज। We cannot see your screen. अमोक आपकी आवाज नहीं आ रही। We cannot see your screen. अच्छा सॉरी, इतना कंफ्यूजन है। उनको तो खोला नहीं ना, उनको दिखाया नहीं। आपको दिखा दिया, उनको नहीं दिखाया। सॉरी बेटा। So please explain again. चलो आप रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी, स्क्रीन भी दोनों जगह विजिबल है। अब मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ और 4 बजे तक मैं लूंगा, क्योंकि हम पीछे चल रहे हैं। 4 बजे तक आप फ्री हो, मैं 4 बजे तक लेता हूँ, क्योंकि हम पीछे चल रहे हैं। अब दोबारा सुन लो सारी बातें कि B2 का आज लैब हुआ था, उसमें फाइल सिस्टम कॉल्स में डिस्क पे क्या रहता है, इंटरनल मेमोरी, इन मेमोरी डाटा स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं, फाइल सिस्टम कॉल्स का सिंटेक्स वगैरह, प्रोग्राम वगैरह करवाया था। तो ये प्रोसेस की फाइल्स में ही नीचे है, एक डॉक फाइल मैंने प्रोसेस का रखा है, तो वहाँ आपको थोड़ा थ्योरी मिल जाएगा जो डिस्क्राइब किया था। प्रोग्राम्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे। प्रोग्राम्स बनाने के लिए एक फाइल सिस्टम कॉल्स का PDF भी मैंने रख दिया है, ठीक है। तो आप प्रोग्राम सारे खुद से करोगे। एक्चुअली सिस्टम कॉल्स में यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम खुद से करो। प्रोसेस सिस्टम कॉल्स में भी वही है। प्रोसेस का थ्योरी और प्रोग्राम्स के लिए 3.1, 3.2, 3.3 तो पढ़ना ही है टेक्स्ट बुक से। उस फाइल भी रख दिया है, डॉक फाइल, वहाँ से स्टार्ट करो और बुक से भी पढ़ो। प्रोग्राम्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे प्रोग्राम्स ही, क्योंकि ये ओपन बुक एग्ज़ाम तो नहीं है ये, लेकिन ओपन बुक एग्ज़ाम की तरह ही है, क्योंकि चीटिंग का पूरा चांस है ऑनलाइन एग्ज़ाम में। तो इसलिए प्रोग्राम्स ही आएगा, प्रोसेस में प्रोग्राम्स ही आएगा, ठीक है। अच्छा, और इंट्रोडक्शन की बात करें तो आज इंट्रोडक्शन का असाइनमेंट भी एक रख दिया, उसको गो थ्रू कर सकते हो आप, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं और पढ़ा चुका हूँ मैं इंट्रोडक्शन। उसमें 2.7 जरूर बुक से पढ़ो, बाकी चाहे आप बुक से पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन 2.7 जरूर पढ़ो। और 1.12 जो है आपकी नॉलेज के लिए अच्छा है, वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक टॉपिक है, वो आप पढ़ो, ठीक है। और सबमिशन जो है लैब के जय कृष्णा सर लेंगे, तो मैं बता चुका हूँ एक्चुअली B2 वालों को, ऐसी B1 वालों को भी बता दूंगा। मतलब आपको लैब रिकॉर्ड मेंटेन करना है, एक आपको लैब रजिस्टर खरीदना पड़ेगा जिसमें इंडेक्स रहता है, और उसमें जो है आप फर्स्ट लैब में कमांड्स लिखो, सेकंड लैब में कमांड्स लिखो, थर्ड लैब में जो जय कृष्णा सर ने दिया है वो लिखो, फोर्थ लैब में ये फाइल सिस्टम कॉल्स के प्रोग्राम, फिफ्थ लैब में प्रोसेस। फोर्थ फिफ्थ लैब एक्चुअली आप देखोगे ना, मैंने जो लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स रखा है, तो वीक 4 वीक 5 में प्रोसेस और फाइल सिस्टम के प्रोग्राम्स ही हैं। तो इनको तो मैं कॉपी कैट का प्रोग्राम आज करा चुका हूँ, इनको मैं कॉपी कैट का प्रोग्राम बाद में करा दूंगा फ्राइडे को। उसका इस थ्योरी से, प्रोसेस के प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है। प्रोसेस के प्रोग्राम क्लास में चलते रहेंगे, उसको आप क्लास के साथ ही प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। हमें अगले हफ्ते 1 अप्रैल से ही सेशनल है, तो प्रोसेस के प्रोग्राम्स में क्लास में ही करा दूंगा। सबमिशन जय कृष्णा सर आराम से ले लेंगे, ठीक है। सबमिशन जय कृष्णा सर आराम से ले लेंगे, मैंने उन्हें बोल दिया। तो प्रोसेस के प्रोग्राम्स ढंग से समझो, करो, मतलब इस वीक वही चलेगा। और फिर CPU शेड्यूलिंग तक जाएगा, पाइप के बाद एक पाइप भी आएगा, फिर CPU शेड्यूलिंग, वो आपके सेशनल का सिलेबस होगा। मल्टी थ्रेडिंग हम छोड़ रहे हैं अभी, क्योंकि टाइम कम है, इसलिए मल्टी थ्रेडिंग छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ प्रोसेस से। तो एक्चुअली जो हमारा डिस्कस हो चुका था उस फाइल के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ मैं। उस फाइल में से काफ़ी चीज़ें डिस्कस हो चुकी है कि डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिया था कि प्रोसेस इज प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इन मेन मेमोरी, एंड प्रोग्राम इज अ
program process. Okay, process is program under execution in main memory. Okay, and program is a static entity. It consists of code and data, and process is a dynamic entity, and it consists of code, data, and system data. Code segment is there, data segment is there. Actually in the book it is shown like this: code, no, so code, then data, and then heap that grows upwards, and stack that goes downwards. Okay, so code data, but when it becomes a process, system data is not shown with this process picture in the book. Actually सिस्टम डाटा आई एम शोइंग हियर, लेकिन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये सिस्टम डाटा सेगमेंट जो होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जिसे कहते हैं, पीसीबी, ये वैसे भी अलग से एक टेबल होता है, लिनक्स में उसे प्रोसेस टेबल कहते हैं, ठीक है। और प्रोसेस टेबल स्लॉट्स रहते हैं, स्लॉट्स एक स्ट्रक्चर होता है जिसको टास्क स्ट्रक्ट जिसका नाम है। तो टास्क स्ट्रक्चर के जो वेरियस मेंबर्स हैं या सिस्टम डाटा सेगमेंट के या पीसीबी के जो वेरियस कंटेंट्स हैं वो भी मैंने आपको बताए थे, पहले। अभी मैं वापस बता देता हूँ कि सीपीयू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रहेगा। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मीन्स व्हाट इज पीआईडी ऑफ प्रोसेस, पीपीआईडी ऑफ प्रोसेस, ठीक है। When this process arrived into the system, time at which this process arrived into the system, cumulative CPU time that this process has used, cumulative CPU time that this process has used. These things actually are shown by ps-l command also. Okay, and in which state this process is, ये सब बुक में लिखा है बेटा, सब मैंने नोट्स में यही लिखा है। आप नोट्स फाइल खोल के दिखाता हूँ एक बार आपको। नोट्स मैंने कहाँ रख दिया? लैब में। हाँ लैब में रख दिया, ठीक है। नहीं क्लास यही तो है हमारी, ये रहा ना। देखिए, यस प्लीज लिसन हियर, डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोसेस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। यस प्लीज। ये किधर अपलोड करा आपने, एक बार वापस जरा बताना। क्या वापस बताना बेटा? सर ये हमारी नॉर्मल फाइल में है क्या, मतलब हमारी क्लास के फाइल में, हमारी क्लास की जो टीम के फाइल में है, ये लैब की उसमें फाइल में है? ये क्लास में है, ये क्लास में है, क्लास में है बेटा। ये बड़ा कैसे होता है? कंट्रोल, इधर वाला कंट्रोल, अरे वो उस दिन हो रहा था ना, इधर वाला उधर वाला। यस प्लीज। सो program process difference I have already told you. So the main thing is it is a dynamic entity because state of the process changes with respect to time. So means sometimes it is in running state, new state, ready state. वो process state diagram हमें discuss करना है, वो discuss नहीं हुआ है, ठीक है। It consists of code, data and system data segment. So this system data segment is PCB. So I have written here, read PCB, its entries. What are the process control block entries? Context switching topic, process creation, process termination topic from Galvin. Means 3.1, 3.2, 3.3. ठीक है। And after that these things, fork, orphan, zombie, booting process of Unix, ये मैं explain already कर चुका हूँ। तो आज मैं आपके लिए process state diagram explain करूँगा mainly, ठीक है। उसके बाद में इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर्स ऑफ यूनिक्स फाइल सिस्टम मैंने लैब में एक्सप्लेन किया था, जो मैं बाकी बच्चों को बाद में करूँगा,
So mainly सर ये मिल नहीं रहा सर, ये फाइल जो है टीम में मिल नहीं रही, टीम के फाइल सेक्शन में। मत बाद में मिल जाएगा बेटा, टीम में है वो, टीम से ही खोला है मैंने, टीम अच्छा। से ही खोला था वो, अभी मुझे भी नहीं मिला था ना एक बार को, वो दोबारा मिल जाएगा। तो various accounting information is there in PCB. Accounting information like PID of process, PPID, time at which it arrived into the system, cumulative CPU time that the process has used, जो मैंने आपको PS कमांड से दिखाया भी था, ठीक है, याद हो तो आपको लैब में। और ये क्या लिखा है मैंने, स्टेट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है, जो स्टेट डायग्राम हमें डिस्कस करना है। फिर CPU शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन लाइक व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेस, इफ यू आर यूजिंग प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस, that information. Memory management information, actually at in main memory where that process is situated, means from which address to which address, that information is also there in the PCB. Okay, so actually we use paging, so page table base register and page table length register values are there, लेकिन ये अभी PTBR PTLR ये पेजिंग से कंसर्न अभी आपको नहीं समझ आएगा, जब आप पेजिंग पढ़ोगे तब आ जाएगा। मतलब मेन थिंग इज मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन इज वेयर दिस प्रोसेस इज लोकेटेड इन मेन मेमोरी, है ना। देन IO इंफॉर्मेशन दैट विच फाइल्स दिस प्रोसेस हैज ओपन। तो आज लैब में जैसे डिस्कस हुआ था कि IO इंफॉर्मेशन के लिए हमारे लिनक्स में क्या होता है, इस ये प्रोसेस टेबल स्लॉट से ही एक पॉइंटर जाता है फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल को, प्रोसेस टेबल स्लॉट से ही पॉइंटर जाता है फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल को, जो कि लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स का इंफॉर्मेशन रखता है, ठीक है। तो ये सब पीसीबी के कंटेंट्स हैं, ये पहले भी बताए थे, प्रोसेस क्रिएशन भी आपको बताया था फॉक से, ठीक है। तो लेकिन अभी प्रोसेस स्टेट डायग्राम, ऑर्फन जॉम्बी भी बताया था, लेकिन प्रोसेस स्टेट डायग्राम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सर ये सारे टॉपिक गैल्विन में भी है ना दिए हुए, सेकंड चैप्टर में? सब कुछ गैल्विन में है बेटा, जो गैल्विन में नहीं है वो मैंने लिख दिया है नोट्स में, और इसके अलावा क्या गैल्विन में नहीं है, जो प्रोग्राम्स आप करोगे ढेर सारे प्रोग्राम्स आपको करने पड़ेंगे, वही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। और सर जो सुमित वाली सर जो बुक है, सुमिता वाली जो भी बुक है, दास से कुछ फायदा नहीं होगा, हाथ से करने से ही फायदा होगा। प्रोग्राम्स हाथ से करने ही पड़ेंगे, तभी आप क्वेश्चन पेपर में आंसर कर पाओगे। ठीक है सर। हैं? नहीं वैसे भी करते हैं, लगाते हैं, एक कान से लेते हैं, दूसरे कान यहाँ कर लेते हैं। तो ठीक है ना, रॉय सर करते हैं वही मैं करूं। Okay, so new state means the process means request is made to the OS this process management module of operating system. When you write ./a.out, okay, so the shell make a request to the operating system to make this a.out as a process that you can consider as new state. New state means request is done to the operating system to make this program as a process. Okay, now if here long-term scheduler is there, here at this point long-term scheduler is there, that decides whether to make this program as a process or not. Okay, so when it becomes a process, the process table slot will be associated with it.
process table slot, process control block or system data segment will be associated with it in main memory. So long-term scheduler will decide this thing. Now what factors long-term scheduler considers to make this program as a process? These are the factors, whether it is a IO bound process or CPU bound process. ये IO bound CPU bound मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था. IO bound where the length of the CPU burst is very short. This is CPU burst. जो ऊपर है, this is CPU burst. ठीक है? The length of the CPU burst is very short in case of IO bound process, and in CPU bound process the length of CPU burst is of a longer duration. Okay, it does much computation between doing its IO, and IO bound process does less computation between successive IO cycles. This is IO cycle, this is IO cycle, this is CPU cycle. Okay, so the length of the CPU burst is larger, is of a longer duration in case of CPU bound process. So actually the proper job mixing of IO bound and CPU bound processes is required. हमने जब मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट पढ़ा था उसके पहले हमने यही देखा था कि स्पूलिंग क्यों फेल हुआ. स्पूलिंग इसलिए फेल हुआ था, याद है आपको? स्पूलिंग मल्टी प्रोग्रामिंग से पहले स्पूलिंग होता था नॉन इंटरेक्टिव सिस्टम्स में. तो नॉन इंटरेक्टिव सिस्टम्स में स्पूलिंग क्यों फेल हुआ? क्योंकि अगर प्रॉपर जॉब मिक्सिंग नहीं होगा आईओ बाउंड और सीपीयू बाउंड प्रोसेस का, तब जो है अगर सारे सीपीयू बाउंड होंगे तो आईओ डिवाइसेस रिमेन्स आइडल, और सारे आईओ बाउंड होंगे तो सीपीयू रिमेन्स आइडल. तो ए प्रॉपर जॉब मिक्सिंग देखते हुए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में डिसाइड टू मेक दिस प्रोग्राम एज अ प्रोसेस. ओके, सेकेंड फैक्टर हो सकता है वेदर मेमोरी इज अवेलेबल फॉर द प्रोसेस और नॉट, कि मेमोरी अवेलेबल है कि नहीं प्रोसेस के लिए. ठीक है, फिर ये दो फैक्टर आप कंसीडर कर सकते हो. इट्स ओके. सो दिस न्यू स्टेट मीन्स रिक्वेस्ट मेड to the process management module of operating system. Now long-term scheduler based on these factors, whether memory is available for the process or not, or it is a IO bound or CPU bound process, or degree of multi-programming is also one of the factor. This you will see in memory chapter, that degree of multi-programming, memory तो available है लेकिन degree of multi-programming has also, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या डिग्री ज्यादा होना अच्छा है या कम होना अच्छा है? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, डिग्री मीन्स नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन मेन मेमोरी, वो ज्यादा होगा अच्छा है कम होगा अच्छा है बेटा? सर ज्यादा. ऑब्वियसली ज्यादा, क्योंकि हम मल्टी प्रोग्रामिंग पे गए इसलिए थे. तो एक्चुअली होता क्या है, आप मेमोरी वाले चैप्टर में जाके देखोगे, एज यू increase the degree of multi-programming, the CPU utilization increases. CPU utilization, degree of multi-programming. But if you go on increasing degree of multi-programming, okay, after certain limit, means after certain threshold, the CPU utilization starts decreasing. ठीक है, ये आप मेमोरी वाले चैप्टर में देखोगे कि यहाँ पे जैसे हम पेजिंग यूज कर रहे हैं, अगर मेमोरी मैनेजमेंट के लिए पेजिंग यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे पेज फॉल्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. अगर आप डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ाते रहते हो तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का. ठीक है, अब ये आपका प्रोसेस बन गया, मीन्स कि देयर इज अ, मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूँ कि इन रेडी स्टेट देयर इज अ क्यू ऑफ प्रोसेसेस. मतलब these four processes, suppose these four programs becomes process, so they are in ready state in main memory and system data segment is associated with them, process control block is associated with them. Now what is process control block? मैं कई बार बता चुका हूँ कि वो process table slot होता है हमारा लिनक्स में, एक स्ट्रक्चर होता है टास्क स्ट्रक्ट जिसका नाम है, जिसे आप गूगल पे जाके उसके मेंबर्स देख सकते हो. बुक में वो थ्योरेटिकली दिए हुए हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, आईओ इंफॉर्मेशन. वो आप इंडिविजुअल मेंबर्स के नाम आप
टेनेनबाउम खोलोगे तो उसमें इंडिविजुअल मेंबर्स के नाम है। टेनेनबाउम खोलोगे तो अगर आप गूगल पे टास्क स्ट्रक्चर देखोगे तो इंडिविजुअल मेंबर्स के नाम है। तो ये जो प्रोसेस टेबल स्लॉट्स है ये लिंक्ड होते हैं। रेडी स्टेट में जो लिंक्ड होते हैं ये प्रोसेस टेबल स्लॉट पीसीबी ऑफ द प्रोसेस आपस में लिंक्ड होती है। ठीक है, इसीलिए जो मैं पिक्चर दिखाता हूँ कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट और सिस्टम डाटा सेगमेंट, ये ऐसा पिक्चर नहीं होता है कि ये इसके साथ, वो तो समझाने के लिए, फॉर्क समझाने के लिए इसके साथ मैंने दिखा दिया। अदरवाइज ये जो सिस्टम डाटा सेगमेंट है ये अलग से एक टेबल है। ठीक है, प्रोसेस टेबल स्लॉट्स जो है ये आपस में लिंक्ड है रेडी स्टेट में। ठीक है, नाउ हियर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज देयर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और यू कैन कॉल इट एज सीपीयू शेड्यूलर, जिसका चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर सीपीयू शेड्यूलर ही है, क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग का चैप्टर हम छोड़ रहे हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग ही नेक्स्ट चैप्टर है। नाउ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर बेस्ड ऑन द पॉलिसी, selects one of the process from the ready state and gives CPU to that process. Selects one of the process from the ready queue and gives CPU to that process. Now policy may be first come first serve, shortest job first, round robin, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स आप सीपीयू शेड्यूलिंग वाले चैप्टर में, जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम दैट द सिस्टम इज यूजिंग, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ कर्नल, दीज स्टेट्स आर पार्ट ऑफ कर्नल। स्टेट प्रोसेस टेबल स्लॉट में रहता है ना स्टेट, तो वो भी कर्नल का पार्ट है। किस स्टेट में अभी प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, दे ऑल आर पार्ट ऑफ कर्नल। सो व्हाटएवर पॉलिसी द कर्नल इज यूजिंग, FCFS, SJF, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी, according to that policy one process is selected from this ready queue of processes and given the CPU. Now suppose P1 is selected and it is given, CPU is given to P1 by the CPU scheduler. Now after running P1 for some time, it is realized that this process should not be accepted now. अभी इस प्रोसेस को सिस्टम में नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? कि प्रॉपर जॉब मिक्सिंग नहीं हो रहा है आईओ बाउंड सीपीयू बाउंड का, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ रहा है जिससे कि ये थ्रैशिंग हो रहा है। ठीक है, इसको थ्रैशिंग कहते हैं बेटा, वो आगे देखोगे आप, एक अलग चैप्टर है इसका। तो ये थ्रैशिंग हो रहा है या मेमोरी अवेलेबल नहीं है, तो इधर जो है एक मीडियम टर्म शेड्यूलर रहता है। मीडियम टर्म शेड्यूलर रहता है, वो क्या करता है, इसको स्वैप आउट स्टेट में, स्वैप आउट स्टेट में स्वैप आउट कर देगा, मेमोरी से डिस्क पे भेज देता है। ठीक है, और अगेन जब मेमोरी अवेलेबल होगा तब वो स्वैप इन हो जाएगा। तो स्वैप आउट स्टेट भी, स्वैप स्टेट में भी प्रोसेस हो सकता है, स्वैप आउट। ठीक है, और एक्चुअली ये जो मैंने स्टेट डायग्राम दिखाया, ये आपकी बुक में जो शुरू में प्रोसेस स्टेट डायग्राम है उसमें रेडी रनिंग ब्लॉकिंग दिखाया है, लेकिन ये सारी स्टेट बुक में डिस्क्राइब्ड है, स्वैप आउट, स्वैप इन, सारी स्टेट डिस्क्राइब्ड है बुक में। ये न्यू स्टेट जो है ये कुछ बुक्स में होता है, कुछ बुक्स में नहीं होता है। एक्चुअली न्यू स्टेट इज नॉट देयर इन केस ऑफ इंटरेक्टिव सिस्टम्स। इंटरेक्टिव सिस्टम्स में न्यू स्टेट नहीं रहता है, क्योंकि जैसे ही आप ./out लिखते हो, योर प्रोग्राम बिकम्स अ प्रोसेस। रिक्वेस्ट इज मेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड योर प्रोग्राम बिकम्स अ प्रोसेस। अगर उसको लगता है ओएस को नहीं लेना चाहिए था, तो फिर वो स्वैप आउट हो सकता है। मीडियम टर्म शेड्यूलर इज देयर इन इंटरेक्टिव सिस्टम्स। मीडियम टर्म शेड्यूलर स्वैप आउट किस बेसिस पे करेगा? सेम जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर वाला डिस्कस किया ना, सेम फैक्टर्स पे मीडियम टर्म शेड्यूलर यहाँ डिसाइड करता है वेदर टू स्वैप आउट इट और नॉट,
कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग रेस्ट्रिक्ट करनी है, या मेमोरी अवेलेबल नहीं है प्रोसेस के लिए, या ये आईओ बाउंड सीपीयू बाउंड प्रोसेस का प्रॉपर जॉब मिक्सिंग करना है। लेकिन इंटरेक्टिव सिस्टम्स में न्यू स्टेट नहीं होता। क्यों नहीं होता इंटरेक्टिव सिस्टम्स में न्यू स्टेट? बिकॉज रेस्पॉन्स टाइम is a very important factor in case of interactive systems. रेस्पॉन्स टाइम, रियल टाइम अलग है, रियल टाइम सिस्टम्स अलग है। वो जो असाइनमेंट दिया ना वो पढ़ना, जो असाइनमेंट दिया वो पढ़ना। हर टर्म का एक मीनिंग है ना, रेस्पॉन्स टाइम का अपना एक मीनिंग है। रेस्पॉन्स टाइम इज द टाइम इन विच द प्रोसेस गिव्स इट्स फर्स्ट आउटपुट। रेस्पॉन्स टाइम इज द टाइम इन विच द प्रोसेस गिव्स इट्स फर्स्ट आउटपुट। तो फर्स्ट आउटपुट जो है ना वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। आप सपोज ब्राउजर पे क्लिक किया, आपने ब्राउजर पे क्लिक किया, चाहे वो 1 मिनट में खुले, लेकिन वो स्टार्ट हो जाएगा तो आपको संतुष्ट हो जाओगे, आपके एटलीस्ट स्टार्ट हो जाए। तो फर्स्ट आउटपुट जो है इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई इन इंटरेक्टिव सिस्टम्स देयर इज नो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर एंड एवरी प्रोसेस सबमिटेड goes into the ready state. There is a ready queue of processes. Short-term scheduler selects one process from the ready queue, gives the CPU to that process, and medium-term scheduler may swap it out depending on these factors. All these things are written in the book also, in the notes also. Okay. Now, suppose some process issues a system call. यहाँ पे इस प्रोसेस ने ऐसा कोई सिस्टम कॉल इशू किया कि वो ब्लॉक हो गया। सिस्टम कॉल इशू होता है तब क्या होता है, कर्नल के पास कंट्रोल जाता है। नाउ कंट्रोल मे कम बैक टू द यूजर प्रोग्राम, मे नॉट कम बैक टू द यूजर प्रोग्राम। जैसे अभी तक हमने जितने प्रोग्राम किए आज लैब में, ओपन, रीड, राइट, क्लोज, कॉपी का प्रोग्राम, उसमें हर सिस्टम कॉल के बाद कंट्रोल यूजर प्रोग्राम के पास वापस आएगा। ठीक है। लेकिन आप सपोज किसी पाइप में आप किसी पाइप से रीड करने का ट्राई कर रहे हो, ये भी प्रोग्राम आप करोगे आगे चल के, और उसका राइटर जो है उसने कुछ राइट नहीं किया, पाइप में राइटर ने कुछ राइट नहीं किया, और आप रीड करने के लिए इशू कर दिया सिस्टम कॉल। तो जिस सपोज P1 रीड कर रहा है, P2 राइट कर रहा है पाइप में, ऐसा प्रोग्राम आप बनाओगे तो P2 राइट कर रहा है और P1 रीड सिस्टम कॉल इशू करता है, तो ये जो रीड है ब्लॉक हो जाएगा अगर इसने राइट इशू नहीं किया है तो। ठीक है। या सपोज आपने प्रिंट सिस्टम कॉल इशू किया, प्रिंट सिस्टम कॉल मीन्स राइट सिस्टम कॉल ओनली, यू वांट टू राइट ऑन द प्रिंटर, प्रिंटर का डिस्क्रिप्टर यहाँ दोगे, लेकिन प्रिंटर अभी बिजी है, तो योर प्रोसेस विल बी ब्लॉक्ड। तो यहाँ पे ड्यू टू सिस्टम कॉल्स ओनली योर प्रोसेस विल ब्लॉक। जैसे कि बुक में क्या लिखा है इस एज के ऊपर, मैं देखता हूँ एक बार, आईओ और इवेंट वेट, आईओ और इवेंट वेट। तो अगर आईओ, तो ऑब्वियसली आईओ, हाउ वी डू आईओ, यूजिंग सिस्टम कॉल्स ओनली। तो आईओ के केस में ये ब्लॉक, ये सब आईओ ही तो कर रहे हैं हम, रीडिंग फ्रॉम द पाइप, राइटिंग ऑन द प्रिंटर। सो इसमें जरूरी नहीं है ब्लॉक हो, बट इट मे गेट ब्लॉक्ड। और इवेंट वेट कौन बता सकता है? मैं ऑलरेडी क्योंकि बता चुका हूं आपको प्रोग्राम्स, इसलिए आप बता सकते हो इवेंट वेट का एग्जांपल, कि इवेंट वेट में कैसे ब्लॉक होगा प्रोसेस। जब प्रोसेस के प्रोग्राम्स को याद करो अपने दिमाग में और मुझे बताओ कि ये इसका कोई एग्जांपल दो। एक्सीलेंट। मतलब जॉम्बी क्या, कोई भी पेरेंट जो है चाइल्ड के कंप्लीशन के लिए वेट करता है, चाइल्ड के कंप्लीशन के लिए पेरेंट जो है अगर वेट करता है, वेट लिख देगा, तो चाइल्ड जब तक कंप्लीट नहीं होगा, जैसे एक प्रोग्राम नहीं कराया था आपको जिसमें आपको पीआईडी और पीपीआईडी चाइल्ड भी प्रिंट कर रहा था और पेरेंट भी प्रिंट कर रहा था, और हम चाहते थे कि चाइल्ड का पहले प्रिंट हो फिर पेरेंट का प्रिंट हो, तो हम क्या करते थे कि पेरेंट के प्रिंट एफ के ऊपर वेट लिख देते थे। तो यानी कि उस केस में पेरेंट ब्लॉक हो जाएगा, पेरेंट को सीपीयू मिल भी जाएगा तो इट विल गेट ब्लॉक्ड, इट विल गो इनटू द ब्लॉकिंग स्टेट,
एंड अंटिल चाइल्ड कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन, मतलब चाइल्ड में 10 लाइनें लिखी हैं तो वो 10 लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो जाएंगी तब तक पेरेंट जो है ब्लॉक रहेगा, ठीक है। तो वेट सिस्टम मतलब ड्यू टू सिस्टम कॉल्स ओनली अ प्रोसेस गोज इनटू द ब्लॉकिंग स्टेट, ओके। एंड इन ब्लॉकिंग स्टेट बच्चे से आराम से पूरा होना आपसे आ गया। हाँ मैं कुछ ज्यादा ही 2 घंटे आप पहले in blocking state there is a queue, there is a separate queue for each device, means अगर पाइप है, पाइप भी एक डिवाइस होता है एक्चुअली, आप पाइप पढ़ोगे ना, पाइप का प्रोग्राम जरूर आएगा सेशनल में, ठीक है। तो पाइप का प्रोग्राम जब पढ़ेंगे ढंग से पढ़ना, तो पाइप भी बेटा एक डिवाइस होता है, तो पाइप के कोरस्पॉन्डिंग एक क्यू रहेगा कि पाइप के लिए कोई वेट कर रहा है क्या, पाइप में राइट हो जाए उसके लिए कोई वेट कर रहा है क्या, P1 वेट कर रहा है, ठीक है। आपका प्रिंटर होगा तो उसके लिए अलग क्यू होगा, हर आईओ डिवाइस के लिए एक अलग से क्यू होता है, मतलब यहाँ एक सिंगल क्यू होता है, यहाँ सिंगल प्रोसेस होता है, अगर सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है तो, सिंगल सीपीयू सिस्टम है तो, और ब्लॉकिंग स्टेट में हर डिवाइस का एक क्यू होता है, ठीक है। और जब आईओ और इवेंट कंप्लीशन होगा तब सिग्नल के थ्रू या इंटरप्ट के थ्रू, क्योंकि जैसे कि अगर पाइप में राइट कर दिया तो वो सिग्नल जाएगा, प्रोसेस को सिग्नल जाएगा दैट दिस इवेंट हैज ऑकर्ड, आपका चाइल्ड ने एग्जिट कर दिया तो इवेंट कंप्लीशन का सिग्नल जाएगा। सिग्नल हम पढ़ेंगे शायद, लेकिन सेशनल के बाद ही पढ़ेंगे सिग्नल, क्योंकि सिग्नल आपके कोर्स में नहीं है, वैसे ही लैब के उसमें पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो इवेंट कंप्लीशन का सिग्नल जाता है पेरेंट को कि चाइल्ड ने एग्जिट कॉल कर लिया या पाइप में राइट हो गया। और आईओ डिवाइसेस के केस में क्या जाता है, आईओ डिवाइसेस के केस में सिग्नल तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है, सिग्नल इज अ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। आईओ डिवाइसेस के केस में क्या जाता है बेटा, क्या जाता है आईओ डिवाइसेस के केस में, इधर लिखा है आईओ और इवेंट कंप्लीशन, बुक में लिखा है आईओ और इवेंट कंप्लीशन, तो इवेंट कंप्लीशन का तो सिग्नल के थ्रू चला जाएगा जो कि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है, क्योंकि सिग्नल सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है, सिस्टम कॉल होती है सिग्नल भेजने के लिए किल सिस्टम कॉल होती है, लिस्ट करने के लिए किल -l होता है सिग्नल्स की लिस्टिंग करने के लिए। और सिग्नल्स क्या नोटिफाई करते हैं, ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट टू अ प्रोसेस, मैंने लैब या क्लास में बताया था, सिग्नल नोटिफाइज ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट टू अ प्रोसेस। सिग्नल्स आपकी इस बुक में भी दे रखा है जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो हम कोर्स का पार्ट नहीं मान रहे, सिर्फ लैब का पार्ट मान रहे हैं, ठीक है। तो ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो पाइप में राइट कर देगा ना कोई, तो प्रोसेस को नोटिफिकेशन हो जाएगा सिग्नल के थ्रू। आपका चाइल्ड एग्जिट कॉल करेगा तो मैंने बताया था आपको कौन सा सिग्नल जाता है पेरेंट के पास, जब चाइल्ड एग्जिट कॉल करता है तब पेरेंट के पास कौन सा सिग्नल जाता है, जिसका डिफॉल्ट एक्शन टू टर्मिनेट ऑफ अ प्रोसेस नहीं है, कोई तो बोलो बेटा। दो सिग्नल होते हैं जिनका डिफॉल्ट एक्शन टू टर्मिनेट प्रोसेस नहीं होता, एक सिक चाइल्ड और एक सिक स्टॉप। तो सिक चाइल्ड जाएगा तब पेरेंट को बताएगा, ये सिक चाइल्ड जाएगा ना, पेरेंट को बताएगा, आपने वो अभी पढ़ो, मैंने फाइल भेजी है उसमें सब कुछ लिखा है ये, कि सिक चाइल्ड जाएगा पेरेंट को बताएगा योर चाइल्ड इज टर्मिनेटिंग, टेक इट्स टर्मिनेशन स्टेटस, तब वो वेट कॉल करके टर्मिनेशन स्टेटस चाइल्ड का लेगा। और आईओ कंप्लीशन का इन्फॉर्म सिग स्टॉप कंट्रोल जेड, एक सिग चाइल्ड दूसरा सिग स्टॉप। अरे किल -l में देखना इनके नंबर भी हैं, सिग्नल नंबर भी हैं, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, सेशनल 1 तक बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। सर उसके बाद नहीं पढ़ना, उसके बाद कौन हो आप, सर मतलब उतना नहीं होगा क्या अभी जितना है? सेशनल 1 तक ज़्यादा,
उसके बाद कम। ओके सर। एक्चुअली क्या है, ओएस है ना, एक तो सेमेस्टर इतने छोटे छोटे कर दिए। फिर 5 महीने का होता है सेमेस्टर, 3 का कर दिया। वही तो। चलो बेटा आप छोड़ो ये सब। हाँ आप मुझे ये बताओ आईओ कंप्लीशन का कैसे पता लगेगा? अरे ये बताया था, ये जब मैं बोल रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट से ये पता लगेगा इवेंट कंप्लीशन का। आईओ कंप्लीशन का मैंने पढ़ाया था आपको इंट्रोडक्शन में। आपने नोट्स फाइल भी नहीं तो पढ़ी क्या? हार्डवेयर एक्सीलेंट। हु आर यू? सर शुभांकर। शुभांकर, वेरी गुड बेटा। हार्डवेयर इंटरप्ट को सीपीयू रिकॉग्नाइज करेगा ना। अरे जैसे रनिंग स्टेट से ब्लॉकिंग स्टेट में आया प्रोसेस, तो ये स्टेट चेंज होगी तो ओएस के पास कंट्रोल। बेटा टाइम कम है, टाइम कम है, टाइम कम है। क्लास का टाइम है, थोड़ा पानी पीने का टाइम नहीं। अरे बेटा बेचारे ऑनलाइन वाले वैसे ही। वो तो घर में है। तेरे को कितनी प्यास लगती है? मेरा ही पीता रहता है। लैब में भी पी रहा था। Yes, so actually these states changes, स्टेट तभी चेंज होगा जब इंटरप्ट होगा। स्टेट भी तभी, क्योंकि ओएस के पास कंट्रोल जाएगा ना। आप स्टेट चेंज में देखो, यहाँ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर आ रहा है, मीन्स ओएस के पास कंट्रोल जा रहा है। मीडियम टर्म शेड्यूलर ओएस के पास कंट्रोल गया, ब्लॉकिंग स्टेट में गया तो ओएस के पास कंट्रोल गया। और ओएस के पास कंट्रोल कब जाता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था। विशेष चुप रहो। ओएस के पास कंट्रोल कब जाता है? ड्यू टू इंटरप्ट्स ओनली। तो ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट या हार्डवेयर इंटरप्ट की वजह से ही स्टेट चेंजेस होंगे। ठीक है, तो ये सब तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की वजह से ही है। ये जो स्टेट चेंज हुआ है दैट इज ड्यू टू आइदर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट और हार्डवेयर इंटरप्ट। ठीक है, तो हार्डवेयर इंटरप्ट को रिकॉग्नाइज करेगा सीपीयू। आफ्टर ईच मशीन साइकिल इट चेक्स इट्स इंटरप्ट पिन, okay, whether there is any hardware interrupt or not. And if hardware interrupt is there, control goes to OS will recognize that interrupt, that it is due to this particular hardware device or iske queue mein this process is there, and it will switch that process to ready state. Now immediately that process comes to running or not, that depends on this short term scheduler. Okay, so this is about process state diagram. These are the various states and how switching takes place. अब ये बहुत और इसमें एक और बात आप ध्यान रखिए कि कौन से ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। जैसे रेडी टू रनिंग, रनिंग टू रेडी पॉसिबल नहीं है डायरेक्ट, है डायरेक्ट है, सॉरी। रनिंग टू रेडी भी डायरेक्ट हो सकता है, दैट इज ड्यू टू टाइमर इंटरप्ट। अगर आप राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग यूज कर रहे हैं, if you are using round robin scheduling, then due to timer interrupt this transition is also possible, है ना। ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था कि सपोज you are using round robin scheduling means every process will get a time slice of the CPU, means suppose 10 time units. So after 10 time units the interrupt will come from the timer, that is a hardware interrupt, and this switching takes place. So we can ask these things also, which transition is possible, and give some example of that transition, when that transition will take place, either due to software interrupt or hardware interrupt. Like this transition takes place due to hardware interrupt, ठीक है, this transition due to software interrupt. And blocking से, और लास्ट स्टेट यहाँ मैं लिख देता हूँ एंड,
end state कह लो, terminated state कह लो. In the book it is terminated. Okay, so this terminated state will, when a process calls exit, then it terminates. तो ये blocking से direct terminate नहीं हो सकता. This transition is not possible. Blocking to terminate this transition is not possible because the last instruction is always a CPU instruction, that is exit system call in every process. And when a process calls exit, it releases all of its resources and process table slot also. But process table slot it will release only if its parent calls wait. Otherwise it will not release process table slot, and it becomes excellent zombie. It becomes zombie. ठीक है? So these are the various states and the transition. तो ये ट्रांजिशन कौन से पॉसिबल ट्रांजिशंस है, कौन से पॉसिबल नहीं है, कब ये ट्रांजिशंस होते हैं, ये आपको दिमाग में होना चाहिए. मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जिसमें आपको रटने का जरूरत हो. ठीक है? अब इसके बाद जो है पीसीबी के कंटेंट्स दिए हुए हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बुक में, नोट्स में. और फिर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, और उसके बाद जो है प्रोग्राम्स. तो प्रोग्राम्स में कुछ तो करा चुका हूँ, कुछ कराने हैं. सो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किसे कहते हैं कि व्हेन दिस प्रोसेस चेंजेस, मीन सपोज P1 यहाँ रन हो रहा था, ड्यू टू टाइमर इंटरप्ट P2 कम्स ऑन द CPU. ओके, तो अब क्या होगा कि एक्चुअली वी हैव टू सेव द, और due to timer interrupt P2 come on the CPU, or suppose it blocks and P2 comes on the CPU. So we have to save the state of this process and reload the state of the next process from its PCB into the CPU registers. Actually हम PCB maintain क्यों कर रहे हैं, process table slot maintain क्यों कर रहे हैं, कि एक तो एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायर्ड है कि कौन सा OS को काफ़ी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, वहाँ से OS ही उसमें इंफॉर्मेशन रखता है कि PID क्या है, PPID क्या है, कब ये अराइव हुआ था, कितना CPU टाइम इसने यूज़ कर लिया, प्रायोरिटी क्या है, शेड्यूलिंग में काम आता है प्रायोरिटी. ठीक है, IO फाइल्स कौन सी ओपनड है, क्योंकि चाइल्ड क्रिएट होता है तो IO फाइल सारी चाइल्ड को भी मिल जाती है, चाइल्ड को भी PCB की एग्जैक्ट कॉपी मिल जाती है पेरेंट की. ठीक है, लेकिन इसके अलावा CPU रजिस्टर्स का इंफॉर्मेशन भी PCB में रहता है, क्योंकि अभी सपोज आपका P1 रन हो रहा है, P1 रन हो रहा है और उसने ये CPU रजिस्टर्स R1, R2, R3, R4 यूज़ कर रहा है. प्रोसेस रजिस्टर्स यूज़ करता है ना, हमने कोआ में पढ़ा था CSA में. तो ये R1, R2, R3, R4 यूज़ कर रहा है. ठीक है, अब P2 रन होगा नेक्स्ट टाइम CPU पे, और प्रोग्राम काउंटर तो यूज़ कर ही रहा है, प्रोग्राम काउंटर तो यूज़ करता ही है प्रोसेस, प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू इस प्रोसेस के कॉरस्पॉन्डिंग है. तो अगर आप स्विचिंग करोगे P1 टू P2 तो आपको ये सारी वैल्यू सेव करके रखनी पड़ेगी ना, बिकॉज इफ अगेन आफ्टर सम टाइम P1 gets the CPU, then these values have to be loaded into the CPU registers. Okay, so when this process gets blocked or it goes into the ready state due to timer interrupt, the values of these registers and program counter has to be saved somewhere. So they are saved in the PCB, they are saved in the system data segment, process table slot of this process P1. This process table slot is in main memory. Okay, so these current values of the CPU registers have to be saved in the main memory. मेन मेमोरी में जो इसका प्रोसेस टेबल स्लॉट है उसमें सेव करना पड़ेगा. एंड सपोज P2 पहले एग्जीक्यूट हुआ था तो उसके जो करंट वैल्यूज है प्रोग्राम काउंटर का और वेरियस रजिस्टर्स का, वो हमें मेन मेमोरी से CPU रजिस्टर्स में लोड करना पड़ेगा. तो इसको कहते हैं हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, एंड इट टेक्स टाइम. It takes time. This context switching takes some time.
maybe few nanoseconds, but it takes time. Okay, so इसीलिए मतलब अगर आप आयो पोलिंग करते हो, जैसे एक था ना कि आयो पोलिंग अच्छा है या इंटरप्ट ड्रिवन आयो अच्छा है, तो ऑब्वियसली इंटरप्ट ड्रिवन आयो अच्छा है जिससे कि सीपीयू बेटर यूटिलाइज हो। लेकिन अगर पोलिंग बहुत कम ड्यूरेशन के लिए है तो फिर बाद में पोलिंग अच्छा है, क्योंकि कॉन्टेस्ट स्विचिंग नहीं होगा आयो पोलिंग में। कॉन्टेस्ट स्विचिंग आपको याद है, आयो पोलिंग इंटरप्ट ड्रिवन आयो क्या बोल रहा हूं मैं, याद है आपको? आप पढ़ते नहीं हो लगता है। चलो छोड़ो, मतलब इसमें आप छोड़ो ये सब। आप कॉन्टेस्ट स्विचिंग समझ गए? कॉन्टेस्ट स्विचिंग मीन्स सेविंग द स्टेट ऑफ प्रीवियस प्रोसेस running on the CPU, saving the state of the previous process running on the CPU from CPU registers to its PCB, and reloading the state of the next process that has to which the CPU is to be given from memory to CPU registers, from its PCB to CPU registers. This picture is given in the book. Saving and reloading the state picture is given in the book. Okay, so you can see that picture. I need not to draw, or should I draw? This picture is there in the book. This is process. Yes. सर क्या ना प्रोसेस, जो सर प्रोसेस रेडी रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट पे आ सकता है? हाँ, टाइमर इंटरप्ट के कारण, टाइमर इंटरप्ट के कारण आ सकता है। अब ये पिक्चर एक बुक में है, डायग्राम दैट शोज सीपीयू स्विच फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस। दिस इज फिगर 3.4, diagram showing CPU switch from process to process, P0 to P1. Okay, so this P0 is executing, here some interrupt or system call, due to some interrupt or system call the switching has to take place. Interrupt of system call occurs and OS decides to switch from P0 to P1. Then what OS has to do? OS has to save state into PCB 0. Okay, and then OS has to reload state from PCB 1, and then it will start executing P1. Okay, now again after running P1 for some time, due to interrupt or system call, control goes to OS. Okay, and it decides to run this P1. So again this saving and reloading is required. Saving the state into PCB1 and reloading the state from PCB0 is required, and then P0 starts executing. Okay, is it okay? Should I draw the diagram neatly, clearly? That is okay, sir. I open that slide, some slide, किसी slide पे होगा ये। क्या हो गया इसको, क्या प्रॉब्लम है गोला को? पागल है।
स्क्रॉलिंग क्यों नहीं आ रहा? कंटेंट्स पे क्लिक करो टॉप लेफ्ट में। Now listen carefully. P0 is executing on the CPU. Interrupt came और system call came, तभी process OS के पास कंट्रोल जाएगा ना, और तभी स्विचिंग होगा. टाइमर इंटरप्ट हो गया. इंटरप्ट का एग्जांपल टाइमर इंटरप्ट हो गया. इंटरप्ट का एग्जांपल ये हो गया कि प्रिंटर अवेलेबल हुआ. प्रिंटर अवेलेबल हुआ तो शेड्यूलर डिसीजन ले सकता है कि P1 प्रिंटर के लिए वेट कर रहा था, अब P1 को स्विच करें. टाइमर इंटरप्ट के केस में डिसीजन हो सकता है. या सिस्टम कॉल हुआ और P0 जो है अपने पेरेंट के लिए वेट कर रहा है, सॉरी अपने चाइल्ड के लिए वेट कर रहा है, या P0 जो है वेट कर रहा है कि कोई पाइप में लिखे, या P0 प्रिंटर के लिए वेट कर रहा है, तो सिस्टम कॉल के एग्जांपल हो गए. तो इंटरप्ट और सिस्टम कॉल की वजह से OS ने डिसीजन लिया कि नाउ CPU हैज टू बी स्विच टू प्रोसेस P1. सो व्हाट द OS हैज टू डू, स्विचिंग तो करेगा, बट व्हाट इट हैज टू डू फर्स्ट, दैट इट विल सेव स्टेट इनटू PCB0. जो प्रोसेस टेबल स्लॉट है प्रोसेस 0 का, उसमें उसका स्टेट सेव करेगा. स्टेट में क्या आ गया, प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू और वेरियस CPU रजिस्टर्स का वैल्यू. ठीक है, ये सारा उसकी PCB में सेव करेगा. कहाँ से सेव करेगा? PCB तो मेन मेमोरी में. कहाँ से सेव करेगा? रजिस्टर्स प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू. एक्सीलेंट, CPU से, CPU रजिस्टर से. ठीक है, क्योंकि बाकी कंटेंट्स तो उसकी PCB में ऑलरेडी है. जो PCB के काफ़ी सारे कंटेंट है ना, वापस नहीं बोल रहा मैं, काफ़ी बार बोल चुका हूँ, वो सब तो ऑलरेडी है. लेकिन जो करंट वैल्यू ऑफ CPU रजिस्टर्स प्रोग्राम काउंटर है वो आपको चाहिए होगी ना. दोबारा उसे चलाओगे, कहाँ से चलाओगे? उस प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू से ही चलाओगे ना. प्रोग्राम काउंटर क्या रखता है? द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड, फैच एंड एग्जीक्यूटेड. ठीक है, तो वो सारी वैल्यूज हमें रखना पड़ेगा मेमोरी में सेव करके, तो उसके प्रोसेस टेबल स्लॉट में रखेंगे. अब इसको नेक्स्ट रन करना है और सपोज ये आइडल था इधर तो, लेकिन पहले एग्जीक्यूट हुआ था, तो उसका जो भी CPU रजिस्टर्स का प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू है वो आप रिलोड करोगे फ्रॉम मेन मेमोरी टू CPU रजिस्टर्स एंड देन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोसेस. अब सपोज अगेन ये ड्यू टू इंटरप्ट और सिस्टम कॉल स्विचिंग रिक्वायर्ड है, तो अगेन P1 को CPU देना है OS को, तो इट विल सेव द state of state into PCB1 in main memory for P1 process from CPU registers to main memory, and it will reload the state from main memory to CPU registers for process 0 and start executing this process. Diagram showing CPU switch from process to process. तो बेटा ये 3.1, 3.2 और 3.3, 3.1, 3.2 प्रोसेस शेड्यूलिंग, जिसमें लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर, ये सब बताया है जो मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको नोट्स में भी दिया है. और जैसे ये पूरा मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, ये सारे एग्जांपल मैंने दिए, आप देखोगे तो. ठीक है, और शेड्यूलर्स बता चुका हूँ, CPU बाउंड, IO बाउंड, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, जो फैक्टर्स है ना सब इसमें लिखा है. इधर थोड़ा लॉन्ग में है और नोट्स में थोड़ा शॉर्ट में है. ठीक है, और इसके बाद जो है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बता दिया आपको. तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम हमें कंसीडर करना होता है. कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम जो है एक ओवरहेड है बेटा. ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स में आगे काम आएगा आपको CPU शेड्यूलिंग वाले चैप्टर में. ठीक है, इसके बाद है ऑपरेशन ऑन प्रोसेसेस. तो प्रोसेस क्रिएशन जो कि फॉक्स से होता है लिनक्स में, और ये PS, ये पूरा पढ़ो, सब लिखा है जो मैंने ये पढ़ा चुका हूँ टॉपिक प्रोसेस क्रिएशन का. मैं पेरेंट चिल्ड्रन फॉक्स से क्रिएट करते हैं, PS-EL करके आप अपने सिस्टम का प्रोसेस ट्री देख सकते हो. ये init is the ancestor of user space processes. Scheduler is the first process that is created. Its PID is 0. And init is the
एंसेस्टर ऑफ ऑल यूजर स्पेस प्रोसेसेस। तो इनिट के बाद जो ट्री होगा दैट डिपेंड्स कि आप ओरेकल टूल बॉक्स में कर रहे हो लिनक्स, आप मैक अपना आपका मैक खुद का है, iOS का लैपटॉप है एप्पल का, आप जो है डुअल बूट पे कर रहे हो या आप लिनक्स इंस्टॉल कर रखे हो, ठीक है, तो उसके ऊपर या टेलनेट से आप किसी टर्मिनल पे कनेक्ट, टर्मिनल से किसी सर्वर पे कनेक्ट होके कर रहे हो, तो ये ट्री जो है ये टेलनेट वाला है, आईनेट डी, टेलनेट डिमन और शेल, ठीक है, ये टेलनेट वाला ट्री है। ये थोड़ा सा ओरेकल टूल बॉक्स से मिलता जुलता ट्री है, ठीक है। तो आप अपना ट्री आइडेंटिफाई कर सकते हो और फॉक से प्रोसेस क्रिएट होता है। और ये प्रोग्राम आप पढ़ाना है क्योंकि फॉक तो पढ़ा दिया था लेकिन फॉक के आगे नहीं पढ़ाया था। ऑर्फन जॉम्बी भी पढ़ा दिया था, तो ऑर्फन जॉम्बी इतना सब इसमें नहीं है बुक में, मतलब 3.3 में नहीं है, आगे है बुक में, लेकिन वो नोट्स में अलग से दे दिया है। तो अब हमें ढेर सारे प्रोग्राम्स करने हैं प्रोसेस के, और उनको आपको साथ साथ में प्रैक्टिस करना है क्योंकि लैब में अब नहीं हो पाएंगे। साथ साथ में मैं करके दिखाता रहूँगा यहीं पे, और साथ साथ में आपको प्रैक्टिस करना है। ये डायग्राम भी आप समझ सकते हो इजीली, लेकिन अभी नहीं, पहले पढ़ा दूँ। तो बेटा आप प्रोग्राम से प्रोग्राम्स करना है, और ये प्रोग्राम्स क्योंकि लैब में तो फाइल सिस्टम कॉल्स के प्रोग्राम करेंगे, ये थ्योरी में ही करने हैं इस वीक। अगले वीक लैब में डायरेक्टली पाइप पढ़ाऊंगा, मतलब ये प्रोसेस के प्रोग्राम्स हम कर लेंगे थ्योरी क्लासेस में, फाइल सिस्टम के प्रोग्राम्स हम लैब में कर लेंगे, और डायरेक्टली नेक्स्ट वीक लैब में आपको पाइप पढ़ाऊंगा, पाइप के प्रोग्राम्स कराऊंगा, और थ्योरी लेक्चर्स में सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ाऊंगा। तभी आपका सिलेबस हो पाएगा सेशनल तक जितना हम चाहते हैं। ओके, तो अब हम उसके आगे के स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम्स। तो सिंपल प्रोग्राम एक हमने कर लिया था, आप लिस्ट में देखोगे जो लिस्ट है वीक 3 वीक 4 का, उसमें जो प्रोसेस के प्रोग्राम्स है फाइल सिस्टम के अलावा, उसमें है एक पीआईडी और पीपीआईडी प्रिंट करना, वो हम कर चुके हैं। एक उसमें दे रखा है वेरियस प्रोसेस ट्रीज, आप बनाइए अपनी मर्जी के और वो देखिए, आउटपुट देखिए, ठीक है। तो वो भी हमने किया था। ये हमने किया था क्या, फॉर्क 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 नहीं किया है? अच्छा, तो अभी हम पहले वो कर लेते हैं। सिंपल प्रोग्राम तो हमने कर लिया था, पीआईडी एंड पीपीआईडी प्रिंट कराने का, ठीक है। सर हाँ, सर टाइम ज़्यादा ही हो गया है सर। टाइम तो ज़्यादा हो गया लेकिन कितनी क्लासेस नहीं ली। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, बस ये लास्ट 4 बजे तक लेता हूँ फिर छोड़ दूंगा, क्योंकि सेशन ही इतना छोटा है, मैं क्या करूँ। तो फॉर्क मैंने एक्सप्लेन किया था, फॉर्क से क्या होता है मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम कि कोड बिलो फॉर्क इज कॉपीड टू द चाइल्ड, ठीक है, डाटा सेगमेंट एज इट इज कॉपी हो जाता है, ठीक है, और सिस्टम डाटा सेगमेंट में काफ़ी सारे फील्ड्स कॉपी हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आगे काम में आएगी, और कुछ फील्ड्स अलग रहते हैं, ठीक है। इसके बाद में अब हम डिफरेंट प्रोग्राम्स लेने जा रहे हैं थोड़े बहुत। जैसे एक प्रोग्राम आप ये करके देखना कि कुछ वेरिएबल्स पेरेंट में दे देना। सपोज आप जो है ना, सॉरी, मेन मतलब पेरेंट ही हो गया, मेन में आपने a=5 डिक्लेयर किया, और एक चाइल्ड बना के आप कर दो चाइल्ड में, मतलब इफ id = 0, इफ id = 0 आप क्या करो कि a=a+5 कर दो और प्रिंट कराओ a को, ठीक है, और पेरेंट में आप a = a-5 कर दो और a को प्रिंट कराओ।
तो आप देखोगे जो a की वैल्यू है चाइल्ड में आएगी 10, ठीक है, और पेरेंट में आएगी 0, क्योंकि ये चाइल्ड में ये कॉपी तो हो गया, लेकिन फिर चाइल्ड जो भी मैनिपुलेशन करना चाहे कर सकता है। और ये 10 आएगी, ये 0 आएगी, और एड्रेस ऑफ एज आप प्रिंट कराओगे तो दोनों जगह सेम आएगा, दोनों जगह एड्रेस सेम आएगा। ये इस तरह के क्वेश्चन हम क्विज में पूछते हैं, ठीक है। अच्छा, आप इसका आउटपुट बताओ, इसका आउटपुट क्या आएगा? फॉक फॉक प्रिंट एफ हेलो। हाउ मेनी टाइम्स हेलो विल गेट प्रिंटेड? सर 4 बार। एक्सीलेंट, क्योंकि जो इससे क्या होगा, फॉक फॉक हेलो, तो इसको ऐसे करना कि दिस फॉक गेट एग्जीक्यूटेड, देन व्हाट विल हैपन, वन चाइल्ड विल क्रिएटेड विल गेट क्रिएटेड। ये फॉक मैं जो एग्जीक्यूट हो रहा है उस पर राइट टिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोड बिलो फॉक इज कॉपीड टू द चाइल्ड, ठीक है। अगेन दिस फॉक गेट एग्जीक्यूटेड, कोड बिलो फॉक इज कॉपीड टू द चाइल्ड, this fork gets executed, code below fork is copied to the child. So this will be the tree and 4 times hello will get printed. Now you can verify this tree also. आप इस ट्री को भी वेरीफाई कर सकते हैं। टूल बॉक्स कहाँ है? ये आप आइदर देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सो अभी स्टार्ट हो रहा है, तब तक कोड डिस्कस कर लेते हैं। अब सपोज फॉर्क फॉर्क फोर्क हेलो है, 3 times fork and then hello is there, then how many times hello will get printed? कैसे तुम आप बता रहे हो? ट्री बना के, ट्री कैसा बनेगा? yes, it is correct, 8 times hello will get printed, 7 childs and 1 parent। लेकिन 7 childs का ट्री कैसा होगा वो भी आपको बनाते आना चाहिए, क्योंकि हम ट्री भी बनवा सकते हैं आपसे, हम ट्री भी बनवाएंगे आपसे। कॉपी में देखेंगे ऐसे, मतलब वैसे नहीं देखेंगे हम। तो अभी मैं यही सब कराता हूँ आपको, इससे आपका अच्छा टाइम पास भी हो जाएगा। सर अगर हमको अलग अलग फोर्क के चाइल्ड करने हो तो कैसे करेंगे? क्या बेटा? मतलब जैसे जैसे इधर एक बार फोर्क कर रहे हैं तो उसके नीचे का कोड हो जा रहा है, बट मान लो 2 अलग अलग करना हो तो, मान लो 3 बार प्रिंट हेलो कराना हो तो कैसे कर सकते हो? कई तरह से कर सकते हैं। ये जैसे कि ये पूछ रहे स्टूडेंट कि 3 बार हेलो प्रिंट कराना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो वो तो डिपेंड कर, ये चल मैं इस पे चला रहा हूँ, माउस के उस पे चला रहा हूँ, पागल हो गया। जैसे ये है, या सिर्फ इफ नहीं है, ये है, तो इसमें कैसा ट्री बनेगा? यस, सी हियर, फॉक एंड फॉक प्रिंटफ हेलो, इसमें कैसा ट्री बनेगा बेटा? दिस इज योर a dot out, ओके। नाउ व्हेन दिस a dot out
executes this fork, then this child will be created, और इसको क्या रिटर्न होगा 0, और इसको क्या रिटर्न होगा x. x इज द PID ऑफ दिस प्रोसेस, पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न होगा. अब ये फॉर्क कौन एग्जीक्यूट करेगा? ये फॉर्क सिर्फ पेरेंट एग्जीक्यूट करेगा, चाइल्ड एग्जीक्यूट नहीं करेगा. क्यों चाइल्ड क्यों नहीं करेगा इस फॉर्क को एग्जीक्यूट? क्योंकि ये एंड का सी पे होता है ना प्रॉपर्टी, कि अगर ये कंडीशन ऑलरेडी फॉल्स है, 0 है, तो फिर वो आगे नहीं चलेगा उसके लिए. ठीक है, तो यही एग्जीक्यूट करेगा. तो इसको क्या रिटर्न होगा 0, और इसको y. तो 3 टाइम्स हेलो इसमें प्रिंट होगा. ठीक है, लेकिन ट्री ऐसा ही बन रहा है, ये भी आप वेरीफाई कर सकते हो. उसका तरीका मैं अभी आपको टर्मिनल पे दिखाऊंगा. और अगर आप इफ लगा दोगे तो कितनी बार प्रिंट होगा हेलो? इफ लगा दोगे तो हेलो एक बार प्रिंट होगा, ट्री यही बनेगा, लेकिन हेलो सिर्फ ये प्रोसेस प्रिंट करेगा. नहीं, ये दोनों कंडीशन जो है ये सिर्फ इसके लिए ट्रू है ना, इसको पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न हो रही है ना, इनको तो 0 रिटर्न हो रहा है. जैसे कि इफ फॉर्क और फॉर्क, उसमें ये ट्री बनेगा, और फॉर्क में ये ट्री बनेगा. और प्रिंट कराओगे हेलो इफ लगा के तो 2 बार प्रिंट होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग और इसके कोरस्पॉन्डिंग. और अगर इफ नहीं लगाओगे तो 3 बार ही प्रिंट होगा. तो ये सब दिखाता हूँ मैं आपको, ट्री भी दिखाता हूँ कि ऐसा ही ट्री बनेंगे, ये हम कैसे देख सकते हैं. ये सारी चीज़ें आप करते हैं हम, जिससे कि आपको दिमाग भी ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा. क्योंकि आप थक चुके हो. तीन बार कर दूं, उसका ट्री बनाना पड़ेगा. लेकिन अब आप देखना चाहते हो ट्री को, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉज. अदरवाइज तो क्या होगा, ये एक बार हेलो प्रिंट होके प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा. सारे प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएंगे ना, हेलो प्रिंट करके सब एग्जिट कॉल कर लेंगे. तो आप चाहते हो एग्जिट कॉल ना हो, तो उसके लिए कौन सा सिस्टम कॉल मैंने बताया था, पॉज. पॉज से क्या होता है, इट सस्पेंड्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस अंटिल सम सिग्नल अराइव्स. ये सारी लाइनें जो मैं बोलता हूँ, ये मॉरिस बेक के एंड में लिखी हुई है, हर सिस्टम कॉल के कोरस्पॉन्डिंग एक एक लाइन. ये मैंने लैब में भी बताया था, थ्योरी में भी बताया था. तो सर अब कहाँ क्या लिखी होगा, हुई है? क्या बेटा? सर कहाँ पे लिखी हुई है? मतलब आपने जो भी बोला कौन सा? डिजाइन ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स बाय मॉरिस बेक. अच्छा सर. वो लैब के हैंडआउट में देखोगे, एक रेफरेंस बुक मिलेगी, उसको डाउनलोड कर लो. लाइब्रेरी में वो 20 कॉपी है, और एक भी इशू नहीं होती, क्योंकि कोई नहीं पढ़ना चाहता ना. 250 रुपए की बुक है. अब मैं इसको कंपाइल करूंगा gcc fork.c, और रन करूंगा ./errotout. तो 8 टाइम्स हेलो प्रिंट हो गया. ठीक है, 8 टाइम्स हेलो प्रिंट हो गया. वो ट्री कैसा बना वो हमें देखना है. तो अब मैं क्या प्रेस करूंगा, Ctrl+Z, जिससे सारे प्रोसेस सस्पेंड हो जाए. जो 8 प्रोसेस बने हैं इंक्लूडिंग पेरेंट, इंक्लूडिंग fork hello. Now this fork get executed.
for hello. This for get executed, then for hello. This gets executed, then hello. This gets executed, then hello. ये एग्जीक्यूट होगा तो फॉर हेलो, ये एग्जीक्यूट होगा तो हेलो, ये एग्जीक्यूट होगा तो हेलो। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोसेस है और इनकी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ऐसी है। तो इसको देखने के मतलब ये वेरीफाई करने के दो तरीके हैं। या तो आप यहाँ PS टर्मिनल का चाइल्ड है बैश, बैश का एक चाइल्ड है PS3, एक चाइल्ड है ए डॉट आउट। उस ए डॉट आउट का इसको बना लो अपनी कॉपी में, जो ये दिखाई दे रहा है ना ए डॉट आउट से, वो अपनी कॉपी में ए डॉट आउट के एक साइड 3 चाइल्ड हैं, एक 2 है और एक 1 है और एक दूसरे का 1 है। वैसा ही हमारा होना चाहिए, 3 2 1 और दूसरे का 1। तो एक साइड ये 3 है, एक साइड 2 है, एक साइड 1 है, एक साइड दूसरे का 1 है। सेम ट्री है, देखो यही ट्री वहां दिखाई दे रहा था ना, जैसा ये है ऐसा ही ये है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम या तो फिगर दे देंगे और बोलेंगे ये ट्री के करस्पॉन्डिंग प्रोग्राम लिखो, या प्रोग्राम दे देंगे और बोलेंगे इसके करस्पॉन्डिंग ट्री बनाओ, और ये भी पूछेंगे कितनी बार प्रिंट होगा। क्योंकि ऐसे चालाकी चलते हुए क्वेश्चन ही हमें पूछने पड़ेंगे। प्रोग्राम देके ट्री पूछने का तो मतलब नहीं है क्योंकि बच्चे उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे, तो ट्री बना के प्रोग्राम पूछेंगे। तो खुद भी कर सकता है, ये ले ले फोटो तो ले ले, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, कुछ भी ले सकते हो। अब आप जो है, अब इसको अब मैं क्या करूंगा, अब आपको कुछ ही और का चेक करना है, जैसे हमने एंड फॉर्क और फॉर्क भी किया था ना।
कैसे होगी? दे दो सबको। आगे से बेटा आपने बोला ही नहीं डिस्कनेक्ट हो गया तो क्या फोन नहीं कर सकते थे? कोई है ही नहीं यहाँ, तो रिकॉर्डिंग भी नहीं हुआ होगा उतनी देर का। सर पता नहीं आप कहाँ चले गए थे सर। अरे मैं कहीं नहीं गया था, केबल हिल गया था बेटा, केबल हिल गया था। इनको पढ़ा दिया मैंने, अब देख लेना कितना रिकॉर्ड हुआ है, नहीं तो वापस पढ़ा दूंगा। पीएचडी तक आपने किया था आदित्य यादव? सर पीएचडी कहाँ के तक? आउटपुट तक देखा था बेटा? नहीं सर, नहीं कराया वो आपने। नहीं देखा पीएचडी था का सर। आउटपुट भी नहीं देखा आपने? नहीं सर। नो सर। फोन तो तो कर लास्ट में वो बेटा। सर आपने ए डॉट आउट वाली ट्री दिखाई थी। कब से गायब हूं मैं? तो लास्ट हमने वो ट्री देखी थी सर, जो 8 आउटपुट आपने दिखाए थे, 8 हेलो वाली ट्री। चलो बेटा वापस दिखा दूंगा अगली बार, अगली बार वापस दिखा दूंगा। पीएस ट्री के आउटपुट में अपन को ट्री दिखाई देते हैं, जो भी अपन लिख रहे हैं ना उसके आउटपुट में मैंने इन बच्चों को दिखाए हैं सारे ट्री। अगर रिकॉर्डिंग में होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस दिखा दूंगा आपको। हाँ सर, बस पिछले 10 मिनट से गायब थे आप, बाकी तो सर। तो यार फोन ही कर देते, वो तो इस लड़की ने ध्यान दिया तब पता लगा। एक लड़की है, क्या नाम है बेटा? मन ने ध्यान दिया। चलो ठीक है, थैंक यू।